अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3 ऐसे क्वेश्चंस जो मैनेजमेंट यानी पहला चैप्टर जो आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो बिना याद करे आपका काम चल सकता है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की केस स्टडी। आपने अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब समझ लिया तो इसकी केस स्टडीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ टाइम पर काम कंप्लीट होना चाहिए। टाइम पर क्या होना चाहिए? काम कंप्लीट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस लिख लो, उसके आगे लिख लो गोल्स ऑन टाइम। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके आखिरी रिजल्ट पे है। कर लो इस बात को। ठीक है ना? कि आखिरी रिजल्ट क्या होगा उस पे डिपेंड करता है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप अपने कामों को टाइम पे कंप्लीट करो। पैसा कितना लगेगा उससे कोई लॉजिक नहीं है, टाइम बस इंपॉर्टेंट है। पैसा कितना भी लग जाए, कॉस्टिंग कितनी भी बढ़ जाए, उससे कोई मैटर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैटर है हमारे पास तो वो एक चीज का मैटर है। वो क्या है? काम समय से कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी में पैसा इंपॉर्टेंट है, काम हो ना हो, कि कॉस्टिंग आपकी कम से कम रहनी चाहिए। भाई ये शब्दों को बस अपना लिख लो, ये ट्रिगर वर्ड्स हैं इसके स्टडी के लिए। कि पैसा कम से कम लगना चाहिए, चाहे काम अधूरा रह जाए, काम लेट कंप्लीट हो, लेकिन कॉस्टिंग नहीं बढ़नी चाहिए। दिस इज नॉन एज एफिशिएंसी। कम से कम कॉस्ट में काम कंप्लीट करना। ठीक है जी। डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें क्लियर हो गई अपने को? अब अगला सुनो। अब इसके अंदर केस स्टडी आती कैसे है? कहेंगे कोई ना कोई बिजनेसमैन है, उसको 500 यूनिट प्रोडक्शन देनी ही थी, मतलब कि यूनिट प्रोवाइड करने थे। तो अब वो जो है ना 350 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाता है, पर विद इन दी मिनिमम कॉस्ट ही करता है। तो दैट मीन्स वो इफेक्टिव है कि एफिशिएंट है? तो आपका आंसर क्या होगा कि भैया वो एफिशिएंट है। क्यों? कॉस्ट कम रखी, काम कंप्लीट नहीं किया। यही कहा जाए कि भाई एक आदमी ने जनरेटर लगा के वर्कर्स को ओवर टाइम दे के काम को कंप्लीट कराया समय से, पर कॉस्टिंग जो है वो 20% से बढ़ गई। तो आप क्या कहोगे उस आदमी को? वो आदमी इफेक्टिव है। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तीसरी चीज, थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का मिक्सचर। कहते हैं कि इफेक्टिवनेस बेहतर है कि एफिशिएंसी बेहतर है? तो आपने बोलना है ना तो इफेक्टिवनेस अकेली बेहतर है, ना एफिशिएंसी बेहतर है, दोनों का बैलेंस बेहतर है। ऐसा क्यों है? रीजन सुन लो। आप मान लीजिए आप इफेक्टिव हो, काम तो समय से कंप्लीट कर लिया, बट कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी, तो आप उसमें प्रॉफिट कैसे कमाओगे? आप एफिशिएंट हो, कॉस्ट तो कम रखी लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाई पूरी, तो मार्केट में आपका जब सामान ही अवेलेबल नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? मार्केट में जब आपका सामान नहीं अवेलेबल होगा तो कॉम्पिटिटर एंट्री कर लेगा मार्केट में। ओके की रिपोर्ट है? कॉम्पिटिटर एंटर कर जाएगा मार्केट के अंदर तो क्या होगा? कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे डाउनफॉल में आ जाएगा। तो क्या इफेक्टिवनेस अकेली अच्छी है या एफिशिएंसी अकेली अच्छी है?
दोनों ही अच्छी नहीं अच्छी है, नहीं है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। हम्म। मान लीजिए थोड़ी प्रोडक्शन थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे ज्यादा कर लो, चलो काम 500 यूनिट का तो 400 यूनिट कर लो, बात समझ गए? 500 था, 400 कर लो, बात समझ में आ गई? तो अब बताओ इसको याद करने की नीड है क्या, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को? इफेक्टिवनेस मींस Completing the task in given period of time. टाइम, और एफिशिएंसी कॉस्ट। Minimum cost. बस इतना याद रखो, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये इसके बीच का डिफरेंस है, कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं करना चाहिए, वो है 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल हम्म। और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के सब टाइप्स हो गए इस पे ना उसके। एक केस स्टडी आई थी पिछली बार, और मतलब उसमें मैंने लिखा तो गलत ही था, पर मैम ने कहा था समझाया सही है मैंने, मुझे याद नहीं, बट इस पे केस स्टडी आई थी। बहुत ही शानदार भूमि जी, आपने मतलब वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं करनी थी कि आपने गलत लिखा, वो हमें पता है गलत ही लिखोगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास है। ठीक है भाई, कितने ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास? 3 ऑब्जेक्टिव। तीन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है? प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। हम्म। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अब इसको समझने के लिए सिंपल है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस काम के लिए चालू होती है? आप कहोगे जी भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चालू होती है वो होती है प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई आपके फादर साहब बिजनेसेस करते हैं, व्हाई दे डू बिजनेसेस? बिकॉज दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स। भाई ये सोल वो रहता है। अब लेकिन क्या बिजनेस खुलते ही आप कमाने लग जाते हो? तो पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस खोलने पे आपके फादर साहब का क्या रहा होगा कि भाई खर्चे निकल जाएं, जितना हमारा एक्सपेंस है उतनी हमारी इनकम हो जाए। दिस पॉइंट इज नॉन एज सर्वाइवल, कि हम्म। जैसे तैसे मार्केट में टिक जाएं। दिस पॉइंट इज नोन एज सर्वाइवल। सर्वाइवल। दूसरे नंबर पे, क्या सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस के लिए सफिशिएंट है? आंसर इज नो। आप जो रिस्क ले रहे हो उस रिस्क के बदले में थोड़ा प्रॉफिट आना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज, क्या सिर्फ प्रॉफिट इनफ है? आंसर इज अ बिग नो। ग्रोथ। आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ानी है। तुम अपने माइक्स को ऑफ कर लो, थोड़ा शोर ज्यादा है, जब बोल रहा हूं तब ऑन कर लेना। सो आंसर इज अ बिग नो। किस चीज में? कि ग्रोथ के अंदर क्या है, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है लगातार, अपने आउटलेट्स इंक्रीज करने हैं, अपने एम्प्लॉयज इंक्रीज करने हैं, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम में अगर आपने ये सब नहीं किया तो अल्टीमेटली आपके बिजनेसेस भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में मैं ज्यादा अभी नहीं बता सकता, या बता दें? चलो बता देते हैं फटाफट। क्या है, मान लीजिए आज स्विगी ने अपने आप को सबसे पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी में लेके आया, बट जोमेटो अपने आप को बहुत तेजी से लेके आया और अपने आप को बहुत ज्यादा जगहों पे एक्सपैंड कर लिया उसने। दैट्स व्हाई जोमेटो हैज अ बिगर मार्केट शेयर देन स्विगी। ठीक है जी। सो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये 3 ऑब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी गिवन होगी। अब केस स्टडी के अंदर बातें किस चीज की हो रही होंगी? भाई वो अपने प्रॉफिट्स को कवर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल। ऑब्जेक्टिव, उसमें भी सर्वाइवल। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ये सिंपल सी बातें, अब ये सारे एग्जांपल्स आप पढ़ लो, इन्हीं से केस स्टडी आएगी भाई। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेज, अगर कस्टमर को आप दे रहे हो, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव।
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे हो, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, स्कूल्स खोल देना, हॉस्पिटल खोल देना है, प्लांट्स को लगाना ताकि पॉल्यूशन कम हो, हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी एडल्ट्रेशन की प्रैक्टिसेस या फिर अंडरवेट चीजें देना, वो प्रैक्टिसेस ना करना भी एक तरह का आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये एग्जांपल्स आप पढ़ लो एक बारी अच्छे से, ये हमने लिख रखे हैं जो ये वाले हैं, ये सारा आप पढ़ लो, आपकी कोई भी केस स्टडीज के बाहर से नहीं आएगी। इसके बाद तुम समझ जाओगे। यानी बेसिकली कंपनी का सोशल सर्विस वाला जो कोशेंट है, हम उसको देख रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे भैया? वाइड वैरायटी ऑफ पीपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, सबके खुद के कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो कौन कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं देख लीजिए भाई। जॉब सिक्योरिटी दे दो, किसी ने अच्छा काम किया है तो इसको रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि वो उसको पर्सनली बहुत अच्छा फील कराता है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े फूड आउटलेट्स हैं, KFC, डोमिनोज, वहां पे अपने एम्प्लॉयज की फोटो लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। नहीं वो कोई सेना वाले हैं जो इनको मेडल दे रहे हैं, स्टार दे रहे हैं। नो, द प्राइम मोटिव ऑफ दिस थिंग इज ओनली वन, दैट इज अपने एम्प्लॉयज को मेरिटोरियस वर्क के लिए आपने क्या करना है? हमेशा रिकॉग्नाइज करना। बिकॉज कोई भी आदमी, अब मैं तुम्हारे को भी रिकॉग्नाइज कर दूं ना क्लास के अंदर, देखो कितना बढ़िया इसने काम किया है, तो अंदर से खुशी होती है। तो जब खुशी होती है वो आगे और बेहतर करता है। वो अलग बात है तुम कुछ करते ही नहीं हो। ठीक है जी। सोशल रिकॉग्निशन दो, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन क्या? साथ वालों में। ठीक है जी। जॉब सिक्योरिटी, हाइजेनिक एंड गुड वर्किंग कंडीशंस दो। अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ, यानी पर्सनली जो चीज आपके एम्प्लॉयज को इंपैक्ट करे वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का। ठीक है भाई। फेयर रेम्यूनरेशन देना, वो भी इसके अंदर आएगा। तो ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब बताओ तीनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में आपको क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आती है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आती है? बहुत ही शानदार। तो तीनों के तीनों को याद करने की नीड नहीं है। रीड एज मेनी एज टाइम्स यू कैन ओनली, बस उसके बाद तो तुम्हारे को अपनी अकल लगानी और आंसर आपके सामने होगा। तो इसको भी याद करने की नीड नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गए अपने। तीसरा क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर लिखा हुआ है टाटा ने लोगों को जॉब्स दी, मतलब ठीक है ऐसे, तो वो हमारा सोशल में आएगा, पर्सनल में आएगा? सोशल। सोशल क्यों पर्सनल में आना चाहिए ना, उसके हिसाब से तो उसका काम बढ़ रहा है। बेटा जी एक बात को समझो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है ना वो सोशल रहेगा, बिकॉज ये सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर चीज है कि आप लोगों को काम दे रहे हो। अब उस काम के अंदर फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हो, यानी उनको सैलरी फेयर दे रहे हो, दैट इज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड एक और चीज है, मोस्टली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ बोल देंगे बैकवर्ड एरियाज के अंदर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है, तो वो एकदम इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। भैया हाँ जी। एक पॉइंट और होता था जिसमें बोलते थे कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है जी। तो ये सोशल में आएगा पर्सनल में आएगा? सोशल में आएगा सर। चलो आप ठीक है। अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को मेडिक्लेम वगैरह कुछ भी आप देते हो तो वो सोशल में आ जाएगा, हम्म। क्योंकि बेसिकली आप अपनी सोसाइटी के लिए कार्य कर रहे हो। ठीक है। ठीक है जी। ओके। एंड इसलिए मैंने करेक्टली क्या कर दिया है, सबको एग्जाम्पल्स को नोट्स के अंदर अलग अलग लिख दिया। आप बस वहां से उन एग्जाम्पल्स को बार बार पढ़ते रहो। मैक्सिमम 99% केस स्टडीज वहीं से आती है, कहीं कुछ बाहर से नहीं आता। बाकी और भी मैटर आपको अभी टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसकी वो आप मत करो। अब जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाया, वैसे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, CEO किस लेवल का है, या फिर एक बंदा जो कि सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किस लेवल का आदमी होगा।
तो आपको एक तो पता होने चाहिए कि भाई किस लेवल पे किस तरह के लोग काम करते हैं, दूसरा उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई। तो आप देखो टॉप लेवल पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब टॉप हमारे लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, और थोड़ी सी अगर है समझदारी, लॉजिक, तो आपको पता है ये सब टॉप लेवल के हैं। ये तो आता है। अब ये मेन फंक्शंस क्या हैं इनके, इनका काम है कि भाई कंपनी के गोल्स यही बनाते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसी। 3-4 याद भी कर लेना इसमें से, क्योंकि आ जाता है कई बार क्वेश्चन, भाई 3 कोई भी बता दो आप, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये पॉलिसीज बनाते हैं, ये गोल्स बनाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरऑल सक्सेस के लिए, वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही है जो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी को देखते हैं कि भाई हमारे किसी भी काम का इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या होने वाला है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, ठीक है जी। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव फॉर द मिडिल लेवल। टॉप लेवल एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। टॉप लेवल कंट्रोल करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को। रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड कौन बनाता है, हमारा टॉप लेवल बनाता है। बात समझ में आई। अब मिडिल लेवल मैनेजर कौन कौन से होते हैं भाई, ये यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड, फाइनेंस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, पर्सनल मैनेजर, ये सब सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, मिडिल लेवल पे आ जाते हैं। इनका काम क्या रहता है भैया, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक बन के रहना। तो इनके फंक्शंस भी उसी हिसाब से होंगे। ये सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज जो कि टॉप लेवल बनाता है उसको लोअर लेवल को बताते हैं। जितने भी प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, टॉप लेवल बनाता है वो प्लान्स, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट्स में पूरे पूरे बंदे हों, इनके डिपार्टमेंट्स का काम सही से चले, इनके एम्प्लॉयज को ये जो है खुद जो है हैंडल करें, एंड उनकी कोई भी ग्रीवियांसेस हैं तो उसको पूरा करें, एंड उनको रिवॉर्ड करना है तो उनको रिवॉर्ड करें। वो सारा काम इनका है। सेकेंडली लोअर लेवल वालों की बातें टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम भी किसका है, मिडिल लेवल वालों का ही है, ठीक है जी। ये आप सारे पढ़ सकते हो। अब लोअर लेवल पे कौन आ जाते हैं भाई, इनके एग्जाम्पल याद कर लो। इसमें फोरमैन नहीं लिखा हुआ ना मैंने, फोरमैन और लिख लेना, ठीक है, ये शब्द बहुत आता है। ठीक है जी, फोरमैन। अच्छा जी, ये सब इसके हो गए। अब ये क्या करते हैं भाई, डे टू डे एक्टिविटीज जो इन्होंने करनी है उसको प्लानिंग करते हैं। अरेंजिंग मशीनरी मटेरियल टूल्स फॉर वर्कर्स, ये मशीन मटेरियल टूल्स वर्कर्स के लिए जो है ना अरेंज करते हैं। प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स के लिए अरेंज करते हैं। दे गाइड एंड हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। सिंपल लिखा हुआ है बिल्कुल। ये वर्कर लेवल पे काम करते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट मिडिल लेवल वाले नहीं करेंगे, लोअर लेवल मैनेजर्स करेंगे, फोरमैन टाइप्स, ठीक है जी। ये तो खुद वर्कर्स भी नहीं आते इसमें। नहीं नहीं नहीं, मैनेजर थोड़ा ना, वर्कर्स के ऊपर जो मैनेजर होते हैं, बिल्कुल एकदम ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे अब जैसे हमारे फूड आउटलेट्स होते हैं तो उसके अंदर एक किचन के अंदर डायरेक्टली वर्कर से डील करता है, और एक वेटर्स के ऊपर कैप्टन होता है, दे आर लोअर लेवल मैनेजर। अब मैं कैप्टन और किचन वाले से डायरेक्टली बात नहीं करता, मैं किससे बात करता हूँ डायरेक्टली, जो इन सब के ऊपर एक हेड है, मिडिल लेवल वाला। टॉप लेवल पे हम खुद हो गए, मिडिल लेवल पे जो मैनेजर होता है हम डायरेक्टली फिर उससे बात करते हैं, वो नीचे वालों से बात करता है कैसे काम करना है, क्या सेटिंग बनानी है, क्या है क्या नहीं है। ओके की रिपोर्ट है। इसके बाद आपने आगे चैप्टर ही चैप्टर पढ़े, और वो सारे क्या बन जाते हैं हमारे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
इनके मीनिंग आप सबको पता है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। 4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको याद नहीं करने और पेपर में पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। और बाकी 7 क्वेश्चन मैंने आपको याद करने को दिए थे। 8 प्रोफेशन और साइंस के 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के 2 आइटम, नेचर और वो। ये 7 क्वेश्चन आपने याद करने हैं, 4 हमने आपको समझा दिए, 11 क्वेश्चन का चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया समाप्त। अभी तक मुझे जो है काम नहीं भेजा और बच्चों नहीं को बचा इन्होंने। इसमें कुछ? और क्या है बताओ, कुछ है? कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है। ठीक है जी।